Good morning, class 9th. Welcome back again to my channel. In last video, we are discussing about the Kepler's law of planetary motion, in which we have already discussed Kepler's first law and Kepler's second law. In Kepler's first law of planetary motion, we have discussed that the planets revolve around the sun in an elliptical orbit, and sun should be at one of two foci. And in second law of Kepler's, we have discussed that the planet sweep equal area in equal interval of time. And today we are discussing about the third law of Kepler's, the Kepler's third law of planetary motion. Kepler's third law of planetary motion. According to Kepler's third law of planetary motion, if we find out the mean distance between the sun and the planet, जैसे कि हम जानते हैं जो planet revolve करता है sun के आसपास इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, हमारे सन यहाँ पे है, प्लेनेट कभी यहाँ होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट क्लास 9th कि यहाँ पे डिस्टेंस का भी क्या स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है लॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पे क्या है एवरेज है, मतलब कि एक नॉर्मल डिस्टेंस है यहाँ पे बट डिस्टेंस क्या इक्वल नहीं है। तो इफ वी फाइंड आउट मीन डिस्टेंस, मान लेते हम अगर इफ वी इमेजिन दैट द सन एट द सेंटर, हम ये मान लेते हैं एंड वी फाइंड आउट द मीन डिस्टेंस, मीन मतलब एवरेज डिस्टेंस, एवरेज इफ वी फाइंड आउट द एवरेज डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए सन यहाँ पे है तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो क्या कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई 3 निकल जाएगा मीन। तो मान लेते हैं एवरेज डिस्टेंस और मीन डिस्टेंस R निकाल लिया। And second thing, if we find out the total time period of the planet to revolve around the sun, कि कितना उसको टाइम लग रहा है पूरे इस प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करने, टाइम टी आर हो गया एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी, दो चीज निकाल लिया, पहला मीन डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड टी। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कैप्लर्स के अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स, if we the cube of the mean distance, the cube of the mean distance, जो mean distance ने निकाला है उसका क्यूब कर दें and the time we have to find out to revolve on the planet उसका स्क्वायर कर दें, so they both are directly proportional to each other, है ना। क्या कह रहा है कैप्लर्स, the cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of the time it should take move around the sun। क्या कि अगर कोई भी planet और sun के बीच का जो distance है, कहीं पे हम देख रहे कहीं short है कहीं long है, उसका हम mean निकाल लें, average mean distance निकाल लें, और जो time period है जिसको revolve around the sun जो time लग रहा है उसका time ले लें। तो if we cube the mean distance of the between the sun and the planet, उस mean distance का क्यूब कर दें और टाइम का स्क्वायर कर दें, then they both are directly proportional to each other, है ना। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, फर्स्ट थिंग, if the mean distance will get increase then the time of evolution will also get क्या increase, कि जितना ज़्यादा mean distance increase करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सन तो यहीं पे है, ये मरकरी है, वीनस है, जितना ज़्यादा मीन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड भी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, उसको इतना ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। जो सन के बहुत नियर बाई होगा उसको कम टाइम पीरियड लगेगा, जो सन से बहुत दूर होगा जैसे मरकरी वीनस अर्थ उसको टाइम और क्या लगेगा, ड्यूरेशन पता लगेगा। तो ये किसने कहा था, कैप्लर्स ने। कैप्लर्स ने क्या वर्डिंग्स है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक मूव अराउंड द सन। समझ में आ गए बात। कैप्लर्स के तीन लॉ थे, पहला कि प्लैनेट जो प्लैनेट मूव करता है इलेप्टिकल होता है, सेकेंड
इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। और थर्ड कि टाइम मीन डिस्टेंस का अगर क्यूब कर दें और विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। And we have to know that whenever we have to remove this proportional sign, there must be a constant, or from this we can say that r cube is equals to constant into t ka square, or we can say that r cube upon t ka square is constant. ये तीन लॉ कैप्लस के थे, है ना? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। क्लास नाइन्थ देखिए, कैप्लस के ये तीनों लॉ से हम लोगों को, जो कैप्लस ने दिया, हम लोगों को ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना? कि क्या चीज़ है जो उसको रिवॉल्व करा रहा है सन के आसपास। पाथ हमको मालूम पड़ गया, ये बिल्कुल सही है। कितना स्पीड से स्पीड अलग अलग होती है ये मालूम पड़ गया। और डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या बढ़ेगा ये तो मालूम पड़ रहा है। मोशन के बारे में हमको मालूम नहीं पड़ा, तो इसके बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। एंड न्यूटन ने क्या कहा? इस the force which act between the sun and the planet is gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सन प्लैनेट्स पे अप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ पे स्टेबल बना हुआ है, उसको छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाता। क्योंकि सन का मास प्लैनेट के कंपेरिजन बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। सन का मास ऑब्वियस सी बात है प्लैनेट के कंपेरिजन में क्या बहुत ही ह्यूज है, सन बहुत बड़ा है प्लैनेट के कंपेरिजन में। तो न्यूटन ने ये बात कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सन सारे प्लैनेट्स पे लगाता है, इसकी वजह से, जैसे कि ये हमारा बीच में सन है, यहाँ पे मरकरी है, कहीं वीनस है, कहीं अर्थ है, कहीं मार्स है, ये इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। उसके वजह से प्लैनेट जो है सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है या मूव करते करते कहीं बाहर निकल जा रहा है। तो वो उसको कौन रोक रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन रोक रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेगा तो प्लैनेट क्या रिवॉल्व करते हुए कहीं बाहर की ओर निकल जाएगा। तो न्यूटन्स ने कैप्लस की लॉज की वजह से, देखिए हम लोग जिन्हें पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहां पे क्या पढ़े? एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई हो रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह आती है, न्यूटन्स ने ये चीज हम जो निकाले हैं, वो कैप्लस के थर्ड लॉ से यह फाइंड आउट किया कि एफ और आर के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो न्यूटन्स ने ये इस कहाँ से फाइंड आउट किया कि ये इसके बीच में ये रिलेशन होता है, फ्रॉम दिस कैप्लस थर्ड लॉ, एंड विच इज नोन एज इनवर्स इनवर्स स्क्वायर रूल, which is known as inverse square rule। कैप्लस को कैसे, न्यूटन को कैसे मालूम पड़ा कि एफ और आर के बीच में इनवर्स का स्क्वायर करने पे आएगा? तो ये कैसे मालूम पड़ा? बाय न्यूटन कैप्लस थर्ड लॉ ऑफ काइनेटिक मोशन। तो अब नाउ वी विल डिस्कस द कैप्लस इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल की बात मैं बता दूं क्लास नाइन्थ, आपके ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको देख लीजिए। इनवर्स स्क्वायर रूल, तो क्या पढ़ना है? एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ये न्यूटन्स को कैसे मिला, और कैसे मिला था हम लोग पढ़ चुके हैं, वो कैसे? बाई कैप्लस थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमको ये चीज़ मिला। तो क्लास नाइन्थ हम लोग ने क्लास चैप्टर फर्स्ट में चीज़ पढ़े हैं अच्छे से,
फर्स्ट लॉ में लास्ट में कि whenever any object revolve around the circular orbit, listen me carefully, whenever any object revolve around a circular path, there must be a centripetal force. हम वहां पे क्या पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, न्यूटन्स ने क्या किया, बात सुनिएगा, न्यूटन्स ने क्या किया, ये इमेजिन करके चला कि जो प्लैनेट्स है जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। ये अजम्पशंस हैं, ये क्या है, अजम्पशंस है। अजम्पशंस मतलब क्या होता है, जिसको हम मान के चलते हैं। ये कौन माना था, न्यूटन्स ने। तो हम उसके लॉ पढ़ रहे हैं, तो जो उसने जैसे माना है हम उसी को फॉलो करेंगे। कि वो क्या मान के इसको फॉलो किए थे, हम लोग भी उसी को मान को उनको बस समझने जाते ना। तो उन्होंने क्या माना हुआ था कि सन बीच में है तो उसके आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। और ये बात हम जानते हैं क्लास कि व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर पाथ, हम ये मान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इसका मास क्या हो जाएगा इस प्लैनेट का, मैं यहाँ कहीं बना देता हूँ। मास क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, और जो इनके बीच में फोर्स वर्क कर रहा होगा, फोर्स इन द सेंस वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और हम जानते हैं अच्छी तरीके से, क्या चीज जानते हैं कि whenever any object revolve around the circular path, there must be a centripetal force which is acting around the center। कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में फ्लो करती है तो सेंटर के अलॉन्ग एक फोर्स लगाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कैसे आया 11th में देखेंगे, और अभी यहाँ क्या देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर एम इज व्हाट मास, वी इज व्हाट वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस बिटवीन द सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए, इसको मैं कहीं रफ में ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि इन्होंने क्या, न्यूटन ने क्या माना कि एक प्लैनेट है और वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और इसका सन बीच में है, ये हमारा सन बीच में है, ये हमारा प्लैनेट है, इसका मास क्या है, एम है, और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो क्या जाएगा, एफ इक्वल टू व्हाट, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सही है, फर्स्ट थिंग। यहाँ पे देखिए क्या चीज है, यहाँ जो मास एम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट की बात कर रहे हैं, हर प्लैनेट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मरकरी लेके चल रहे हैं या वीनस लेके चल रहे हैं, उसका मास तो फिक्स होगा, वो तो कहीं बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे मास क्या है, कांस्टेंट। तो ये मास रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सही है ना, यहाँ तक। तो इक्वेशन वन मान लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या हम लोग जानते हैं, व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यहाँ हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। वो क्या जाएगा, 2 पाई आर। अच्छा देखिए क्लास 9th बता देता हूँ, चल कर। और ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसको रिवॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम फिट क्या जाएगा, कैपिटल टी। जो पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.14। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 समथिंग समथिंग आ जाएगी। तो 2 पॉइंट लेके चलते हैं, रूट से मतलब 3.14। तो 222/7 रखिए या 3.14 रखिए। तो, ये क्या चीज़ आ गया, स्पीड का टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे क्या है, v। तो 2 पाई r/p। 2 क्या है, कांस्टेंट, और पाई भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ से इक्वल के साइन क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो v इज प्रोपोर्शनल टू r बाई t, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, बोर्ड में जगह नहीं है तो देखिए क्या आया लास्ट में, क्या आया लास्ट में हमारे पास, क्या आया v प्रोपोर्शनल टू r बाई t। हमको क्या चाहिए, ये चीज दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर लाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये सारी चीजें न्यूटन्स ने किया हुआ था, कई क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है तो हम उसको पढ़ रहे हैं। न्यूटन्स ने क्या क्या किया था, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। फिर अभी भी देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आर का क्यूब है, यहाँ पे क्या है टाइम का स्क्वायर। देखिए दो तरफ स्क्वायर करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है टी टू इज प्रोपोर्शनल टू 5, एग्जाम्पल दे रहा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तब स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 25। तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब कुछ करना होगा, दोनों तो अंडर रूट कर देंगे तो वापस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे आर का क्यूब है। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर आर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अपने आप तो कुछ कर सकते नहीं है कि वैल्यू चेंज हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर। ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड LHS RHS बाई आर। इस साइड क्या कर देंगे, आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो क्या जाएगा, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इंटू आर बाई आर। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब अपॉन टी इंटू आर का स्क्वायर इंटू 1/r। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से क्या मिल रहा है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो यहाँ से वाली पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ये चीज़ है ना, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इंटू 1/r। हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन माना हुआ था हम लोगों ने, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट माना हुआ था वहां से लेके आते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या चीज़ हो रहा है, तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन भी तो है ना, साइन है तो है ही, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से ले सकते हैं वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना। तो ये कब आता है, जब कांस्टेंट हटता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे हटेगा तो अभी क्या आ जाएगा, यही साइन आ जाएगा। तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r। और फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने क्या माना हुआ था, वो याद है किसी को, यहाँ रब कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने माना हुआ था एम इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर बाई आर से हम हटाए थे, यही आया हुआ था, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/r। तो यहाँ पे जहाँ पे वी स्क्वायर है वहाँ पे क्या लिख देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, p/r। तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ से निकाले हैं, इनटू, और यहाँ 1/r पहले से है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोपोर्शनल साइन है। तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स स्क्वायर। तो इंट्रोड्यूस को ऐसे फाइंड आउट किया था कि f और r के बीच में क्या है, एक इनवर्स स्क्वायर का रूल है। ये न्यूटन ने डेरिवाइव किया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर रूल। तो क्लास 9th, ये आपका जो इनवर्स स्क्वायर रूल है वो आपके एनसीईआरटी के में टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, मतलब साइड में दिख जाएगा आपको, मगर आपको मेन कोर्स सिलेबस में नहीं है, पर मैंने पढ़ा दिया है। आप उसको देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।